क्या एलएचवी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती है? क्या फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद एलएचवी गवर्नमेंट जॉब ले सकती है? आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू. यस, you can get government job after completing your first year. So let's start video. हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ सनीता मजीद। वीडियो का आगाज़ चैप्टर नंबर 1 से किया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में एलएचवी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं उनके लिए अपलोड करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं उनको बताना चाहती हूँ कि 2025 में उनका बोर्ड पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले उनका पेपर पैटर्न 50 MCQs, 10 फिल इन दी ब्लैंक्स और 4 उनके लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने जो है वो उनका बोर्ड पैटर्न चेंज कर दिया है और 60 MCQs कर दिए हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स अंदर से उन्होंने स्किप कर दिए हैं और इसके अलावा आपके 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस दफ़ा आपको आएंगे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू मिडविफरी। मिडविफरी असल में क्या है, क्योंकि एलएचवी का जो कोर्स कर रहा है, जो भी स्टूडेंट इसका डिप्लोमा कर रहा है वो 2 साल का होता है और उसका जो फर्स्ट ईयर है वो कम्युनिटी मिडवाइफ काउंट किया जाता है और दूसरा साल उसका एलएचवी का होता है। और इनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर वो अपना फर्स्ट ईयर का इम्तहान पास कर लेते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है उनकी फर्स्ट ईयर मार्कशीट के बिना पर, क्योंकि वो एज ए कम्युनिटी मिडवाइफ कंसिडर की जाएंगी। और इसके बाद एलएचवी उनके पास सेकंड डिग्री आ जाती है, सेकंड उनका सर्टिफिकेट आ जाता है। मिडविफरी क्या है? हेल्थ केयर प्रोफेशन विच बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग केयर टू चाइल्ड बेयरिंग वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड बर्थ, एंड नॉट ओनली दिस बट इवन ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड। तो मिडविफरी में क्या है? यहाँ पर एक ऐसी औरत जो कि बच्चा पैदा कर सकती है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको केयर प्रोवाइड करना, उसकी हिफाजत करना, उसकी लुक आफ्टर करना एक कम्युनिटी मिडवाइफ का काम है। सो इट इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। इसके अलावा बच्चे की पैदाइश के दौरान और ना सिर्फ बच्चे की पैदाइश के दौरान बल्कि उसके बाद का जो उसके छिले का पीरियड है, इसको हम पिप्पीरियम पीरियड के नाम से जानते हैं। मेडिकली इसको पिप्पीरियम पीरियड कहा जाता है। ये 40 डेज़ का होता है और यहाँ तक हमने उसकी सपोर्ट करनी होती है, उसको गाइड करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स। स्टूडेंट्स में मैं ये आपको वो टर्म्स बता रही हूँ जो पहले चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और सिर्फ वही मैंने हाईलाइट की हैं। तो आप भी अपनी नोटबुक पकड़ लें और इन टर्म्स को हाईलाइट कर लें, क्योंकि पास पेपर्स में यही टर्म्स बार बार रिपीट हुई हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हुआ है, इन्हीं से MCQs आए हैं, तो आप गौर करें। नेक्स्ट टर्म है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक एक मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन को उसके एंटीनेटल पीरियड में, उसके इंट्रानेटल पीरियड में और उसके पोस्टनेटल पीरियड में जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, जो उसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उसको हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। और ये हिस्सा डॉक्टर्स के लिए होता है, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ऑब्स्टेट्रिक इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड रिकपरेटिव पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म है ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग ऑल्सो नाउन एज पेरीनेटल नर्सिंग। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन उसकी प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे की पैदाइश के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद, ये तमाम पीरियड्स को पेरीनेटल पीरियड का नाम दिया गया है। तो इस पीरियड में उसकी सपोर्ट करना, उसकी केयर करना इज़ अ पेरीनेटल नर्सिंग। It is a nursing specialty that work with patients who are attempting to become mother, are currently pregnant or have been recently delivered। तो इन तमाम पीरियड्स के दौरान एक कम्युनिटी मिडवाइफ का या एक एलएचवी का उसको सपोर्ट करना पेरीनेटल नर्सिंग या ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग कहलाता है। व्यूअर्स, अगर हम बात करें इसके स्कोप की कि एलएचवी और कम्युनिटी मिडवाइफ का स्कोप क्या है, क्योंकि पहले इनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आजकल के दौर में टेक्नोलॉजीज़ को बहुत एडवांस कर दिया गया है और इसके अलावा हर
मिडवाइफ के लिए या हर कम्युनिटी मिडवाइफ, हर एलएसवी के लिए इस एजुकेशन को हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। हम बात करेंगे स्कोप की कि स्कोप में ये किन सर्विसेज पे काम करेंगी। सबसे पहले है कॉमन एलिमेंट्स। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन को वॉमिटिंग का मसला होता है, हेडेक होती है, उसको बैक पेन होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, इसके अलावा ईमा का मसला हो जाता है, तो ये तमाम कॉमन एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर इन पे गौर ना किया जाए तो ये मज़ीद आगे ख़तरा साबित हो सकती हैं, इसलिए इनका इलाज करना भी एलएचवी के हाथ में होता है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट सर्विस है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। माँ और बच्चे की सेहत का ज़िम्मा भी एलएचवी के हाथ में होता है। इनको हेल्थ एजुकेशन देनी होती है, इनको माँ और बच्चे को गाइड करना होता है कि कैसे उनको अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाना है, कैसे अपने बच्चे को हेल्दीली ग्रो करना है। इसके बाद फर्स्ट एड में जैसे कोई भी अगर आपके पास फीमेल आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, अगर उसका हाथ जल गया है, इसके अलावा उसके सांस बहाल नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशंस में उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना फर्स्ट एड है। तो ये भी एलएचवी के काम है। हेल्थ एजुकेशन, इसके अलावा इनको ये राइट होता है कि वो अपनी कम्युनिटी में सेमिनार्स करवा सकती हैं, हेल्थ एजुकेशन इवेंट्स करवा सकती हैं और अपनी कम्युनिटी को हाइजीन के बारे में और क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में गाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन भी एलएचवी या कम्युनिटी मिडवाइफ का काम होता है और माँ और बच्चे को हिफाजती टीके लगाना, उनको गाइड करना कि आप वक्त पर अपने इन इंजेक्शंस को लगवाएं ताकि आप बीमारियों से बचे रहें, ये भी एलएचवी का काम होता है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको 7वें और 8वें माह में हिफाजती टीका लगता है और इसके अलावा बच्चों का जो EPI चार्ट होता है उसको फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के गवर्नमेंट जो है या फिर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे किन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को देखकर पाकिस्तान का साल ब साल हेल्थ रिकॉर्ड देखा जाता है। तो वो 8 पॉइंट्स हैं टोटल। आप लोगों ने फ़िलहाल आज के दिन सिर्फ इसके नेम राइट डाउन कर लें, कल के लेक्चर में हम इसकी तफसील भी जानेंगे। तो सबसे पहला है बर्थ रेट, उसके बाद है डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि बर्थ रेट क्या है, एक साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं। डेथ रेट, एक साल में कितने बच्चों की डेथ होती है। स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होती है कि किसी एक बीमारी, कोई मखसूस बीमारी की वजह से जब साल में अमवात हो जाएं, डेथ्स हो जाएं, जैसे कि पिछले सालों में जो है वो कोरोना आया था और कोरोना की वजह से कितने लोग हलाक हो गए थे, तो वो एक स्पेसिफिक डेथ रेट था। नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को कहा जाता है। मोर्टेलिटी का मतलब है अमवात, शरह अमवात। तो 1 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी शरह अमवात 1 साल के अंदर कितनी है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। जो न्यूनेटल है, न्यूनेट का मतलब है 40 दिन का बच्चा या जो न्यू बॉर्न है उसको हम 2 महीने तक न्यूनेट या न्यू बॉर्न कह सकते हैं। तो 1 साल के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2 माह के होकर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद देखते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या है, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया है, आपको याद है या नहीं। पेरीनेटल का मतलब है इंट्रानेटल, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड, मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले का टाइम, प्रेगनेंसी के दौरान का टाइम, पैदाइश का टाइम और उसके बाद का जो पिपीरियम टाइम है, उसका रिकूपरेटिव पीरियड है, उसके छिले का पीरियड जो है, तो ये सारा पीरियड जो है वो पेरीनेटल पीरियड कहलाता है। तो इस दौरान बहुत सारी माँओं की डेथ हो जाती है। 1 साल के अंदर ऐसी कितनी माएँ हैं जो इस पीरियड के दौरान मर जाती हैं, दैट इज़ नाउन एज पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद 7th पॉइंट है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 5 साल से कम उम्र की बच्चों की शरह अमवात
1 साल के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि इस उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल का वर्ड माँ से रिलेटेड है कि 1 साल में कितनी माएँ हैं जो कि इस दुनिया से चली जाती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोग इन दोनों पॉइंट्स का मतलब समझ लें और ये जानें कि हमारा जब पेपर होना है, स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जब उनका पेपर होगा तो 2 पेपर्स उनके ऑब्स के, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग और ऑब्स्टेटिक के होंगे। इसके अलावा उनका एक पेपर वाइवा और प्रैक्टिकल का होगा और चौथा पेपर उनका इंग्लिश का होगा। तो टोटल 4 पेपर्स होंगे जो टोटल 400 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि ये बुक इस तरह की है कि इसमें ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग और ऑब्स्टेटिक का मवाद जो है वो मिक्स है। बच्चों को खुद एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, खुद फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के हैं, कौन से ऑब्स्टेटिक के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑब्स्टेटिक में तमाम डिजीज़, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोसीजर्स, ये सारे ऑब्स्टेटिक में आते हैं, ऑब्स्टेटिक के टॉपिक्स में आते हैं। और अगर हम देखें ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग तो इसमें केयर, असेसमेंट, सपोर्ट, काउंसलिंग, बेसिक प्रोसीजर्स एंड एजुकेशन। यहाँ पर अगर देखें हम तो ऑब्स्टेटिक का जो हिस्सा है वो डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने ही डिजीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, उन्होंने ही डायग्नोसिस बनानी होती है, उन्होंने ही मैनेजमेंट का बताना होता है, कॉम्प्लिकेशंस वही आगाह करते हैं क्लाइंट को। इसके अलावा प्रोसीजर्स भी वही करते हैं, जैसे कि अगर सी सेक्शन हो तो। और अगर हम ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की बात करें तो ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में केयर, असेसमेंट, सपोर्ट, काउंसलिंग, बेसिक प्रोसीजर्स एंड एजुकेशन, ये सारा LHV और कम्युनिटी मिडवाइफ का काम है। उसने क्लाइंट को सपोर्ट देनी है, उसकी केयर करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है कि आपको ये डाइट लेनी है, ये वाली चीज़ें नहीं लेनी, आपको इतनी अरसे के लिए वर्जिश करनी है, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको रेस्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें एक LHV और कम्युनिटी मिडवाइफ करती है। तो यहाँ से उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में क्या फ़र्क है और कौन से टॉपिक्स आपको ऑब्स्टेटिक्स में रखने हैं और कौन से ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में।